तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ वर्तमान। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हर गुजरा हुआ पल भूतकाल है और हर आने वाला पल भविष्य और भूतकाल में घटित घटनाएं ही तय करती है कि कैसा होगा हमारा वर्तमान। ये सच है, ये सच है। मैं तो एक अफवाह को बेनकाब करने के लिए इस न्यूज़ स्टोरी को बना रहा था, पर ये सच है। राजनगर के इन घने और अछूते जंगलों में एक भेड़िया मानव मौजूद है, पर यह डर कर क्यों भाग रहा है? शायद इसने इंसान को कभी देखा नहीं है। और ये सच्चाई मेरे डिजिटल कैमरे में कैद हो चुकी है। मैं अभी इस फोटो को इंटरनेट के जरिए भारती मैडम के पास ईमेल कर देता हूँ। वाओ गिरीश, तुम्हारी फ़ोटो तो अमेजिंग है। तुम फटाफट वापस आकर इस पर न्यूज़ फीचर बनाओ, ये हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। ओके मैडम। पर मैं उस भेड़िया मानव का पीछा करके एक दो स्नैप्स और उफ गिरीश, किट 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 गिरीश। कनेक्शन कट गया। कुछ गड़बड़ लगती है राज, गिरीश की जान जरूर खतरे में है। चिंता मत करो भारती, नागराज गिरीश को कुछ नहीं होने देगा। राजनगर में हास्ता लविस्ता बेबी। और ये फिल्म है। हे भगवान, तुम फिर वही हास्ता लविस्ता वाली सीढ़ी लगाकर बैठ गई। ये फिल्म है और इसका नाम टर्मिनेटर 2 है, द जजमेंट डे। तुम अब तक 150 बार ये फिल्म देख चुकी हो। अब तो मुझे बिना देखे ही इस फिल्म का नाम तो क्या, इसके कई डायलॉग याद हो गए हैं। अच्छा तो मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाओ। वो मैंने पूरी थोड़ी देखी है, बस कभी 2 मिनट कभी 1 मिनट। बहाने बहाने बहाने, साफ कहो कि अंग्रेजी समझ नहीं आती। क्या ऑल टाइम्स ग्रेट मूवी है। इस फिल्म में मशीनों और इंसानों की लड़ाई है, और जब दो इंसान मशीनों पर हावी होने लगते हैं तो मशीन एक चाल चलती है। वो एक ऐसा रोबोट बनाती है जो भूतकाल यानी पास्ट में जाकर इंसानों के लीडर को तब मार देगा जब वह एक बच्चा था। ऐसा कभी होता है? अभी नहीं होता है, पर यह फिल्म भविष्य भविष्य की फिल्म है। अच्छा अच्छा, मैं मान गया। हे भविष्य वालों, भविष्य से कोई ऐसा रोबोट भेज दो जो इसके मुंह पर चैन फिट कर सके। लूजर। मैसेज, वह भी ब्रह्मांड रक्षकों की फ्रीक्वेंसी पर। अरे ये तो नागराज का मैसेज है। हाँ बोलो नागराज, तुम्हारे शहर में आया हूँ। कोई समस्या? छोटी सी, जल्दी ही सुलझ जाएगी। ठीक है, काम खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना। साथ बैठकर एक एक गिलास दूध पियेंगे। एक क्यों, मैं तो 2 गिलास पीऊँगा। ओके, मैं पूरी एक बाल्टी दूध का इंतज़ाम करके रखूँगा। मिलते हैं, ओवर। ओवर ध्रुव। गिरीश के मोबाइल में लगा हुआ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यह बता रहा है कि गिरीश जंगल में इसी क्षेत्र में था। जाओ मेरे जासूस सर्पो, यहाँ पर आसपास अगर गिरीश का कोई भी सुराग है तो उसे ढूंढ निकालो। और शीघ्र ही। टूटा फूटा मोबाइल, ये जरूर गिरीश का ही होगा, यानी मैं सही जगह पर आया हूँ। गिरीश भी कहीं आसपास ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरीश उस भेड़िया मानव का शिकार बन गया हो। ओह नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिरीश, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे यह क्या है? ऐसा लगता है जैसे कि इस जगह पर तांत्रिक क्रियाएं की गई है। मामला उलझता सा लग रहा है। पहले भेड़िया मानव का मिलना, फिर गिरीश का गायब होना, और अब ये तांत्रिक अनुष्ठान। समझ गया, ये भेड़िया मानव किसी किस्म का तांत्रिक है और इसी ने गिरीश के साथ कुछ गड़बड़ की है। इसीलिए गिरीश का पता लगाने के लिए मुझे इसको जिंदा पकड़ना होगा। ये सर्प बंधनों से छूट नहीं पाएगा। ये लड़खड़ा रहा है लेकिन फिर भी मुझसे लड़ना चाहता है। ये मसाले मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, मुझे सावधान रहना होगा। आग से गर्म होकर ऊपर उठती हवा का पर्दा मेरी फुंकार को इस तक पहुंचने नहीं दे रहा। तरीका बदलना पड़ेगा। शिकार को पकड़ने के लिए फंदा लगाना होगा। बताओ कहाँ है वह मानव? तुम्हारा शिकार बन गया या फिर जिंदा है? जवाब दो। ये बोलता क्यों नहीं? इसकी गर्दन के पीछे कुछ है। अरे इसकी गर्दन में तो एक खंजर धंसा हुआ है। ऐसा खंजर जो देखने से ही तांत्रिक लगता है, यानी ये भी एक शिकार ही था। असली शिकारी कोई और है, और शायद अभी अभी मुझे उसका पता चल गया है। ये वृक्ष जरूर किसी तांत्रिक के इशारे पर मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन वह शख्स मुझे कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है? ये शाखाएं तो मेरी हड्डियों का चूरा बनाने पर उतारू है और मैं इनसे जीत नहीं सकता। ये डाल, इस पर तो एक अंगूठी फंसी हुई है। फंसी नहीं बल्कि कसी हुई है, और इस पर जी बना हुआ है। जी यानी गिरीश। ये अंगूठी गिरीश की है।
और इंसान के शरीर पर मिलने वाली ऐसी ही निशानियां दूसरे पेड़ की डालों पर भी है। यानी ये खतरनाक वृक्ष यहाँ पर आने वाले इंसान को निगल जाते हैं, यानी यही है असली शिकारी। ये क्या, मेरी आंखें जो देख रही है उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं गिरीश की शक्ल पहचानता हूँ और इसलिए मुझे ये समझने में कोई भ्रम नहीं हो रहा कि गिरीश ही किसी तरह से वृक्ष में बदल गया है। और अगर ऐसा है तो ये दूसरे वृक्ष भी कभी न कभी इंसान रहे होंगे, और ये समझने के बाद मेरे लिए इन पर वार करना और भी मुश्किल हो गया है। नागराज अगर चाहता तो भी उसके लिए घातक सर्प वार करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ना तो उसके सर्पों में वृक्षों को बांध सकने की ताकत थी, ना ही उसकी विष फुंकार पेड़ों की तेज हवा के सामने टिक सकती थी, और न ही उसके सर्पों में विशाल वृक्षों को बांध सकने की क्षमता थी। नागराज के लिए बचने के रास्ते तेजी से एक एक करके बंद होते जा रहे थे, लेकिन तभी बचने का एक रास्ता खुल गया। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे आ पहुँचे? तुम्हारा इंतज़ार करते करते जब दूध भी ठंडा हो गया तब मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें ढूंढने चलूँ। ये लड़का मेरे काम में टांग नहीं अड़ा पाएगा। मुझे सदियों के बाद ऐसी बेमिसाल मौका मिला है। परम शक्ति की प्राप्ति के लिए मुझको नागराज की बलि देनी ही होगी। उस रहस्यमय आकृति के इशारे पर नागराज पर होता हमला और तेज हो गया। ओफ, पेड़ों के हिलने की गति अचानक तेज हो गई है। नीचे गिरते बेशुमार पत्ते मुझे कुछ देखने नहीं दे रहे हैं। मैं भी कुछ नहीं देख पा रहा। मर नागराज मर। उस आकृति को नागराज की शक्तियों का आभास नहीं था। अरे, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये गायब होकर बच गया है। इसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ जरूर है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये पेड़ अपने आप हम पर कैसे वार कर पा रहा है नागराज? क्योंकि ये वृक्ष वास्तव में ऐसे इंसान हैं जो किसी कारण से वृक्षों में बदल गए हैं, इसलिए मैं इन पर कोई घातक वार नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इनको काबू में करने के लिए घातक वार की ज़रूरत ही नहीं है। ये काम तो मामूली विष फूंकार से भी किया जा सकता है। मेरी विष फूंकार इनकी तेज हवा के सामने टिक नहीं पा रही है। इनको बेहोश करने के लिए विष का इनके अंदर पहुँचना जरूरी है, लेकिन मेरा विष इनकी छालों के पार नहीं जा पा रहा। मेरे पास एक रास्ता है, सुनो। और फिर अरे, यह लड़का क्या कर रहा है? क्या यह समझता है कि ये इस तरह से मेरे वृक्षों को शिकंजे में जकड़कर इनसे जीत सकता है? कभी नहीं। लेकिन नागराज तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक काम कर रहा है। वृक्षों के तनों पर भला इसके सांप क्या असर डाल पाएंगे? ये तो तने से टकराकर नीचे गिरते जा रहे हैं। वह अब मैं समझा कि इनकी योजना क्या है। इस लड़के ने पेड़ों का ध्यान बटाया हुआ है और नागराज के सांप जमीन को खोदकर वृक्षों के जड़ों तक पहुंच रहे हैं और उनमें अपने विष को उड़ेल रहे हैं। वृक्षों के अंदर जहर सिर्फ जड़ों के जरिए ही पहुंच सकता है, और अब ऐसा ही हो रहा है। हमारा टीम वर्क कामयाब रहा नागराज। तुम्हारे विष के कारण सारे पेड़ लड़खड़ा रहे हैं। हाँ ध्रुव, पर ये विष इतना तेज नहीं है इनको कोई खतरा पहुंच सके। जब ये वापस होश में आएंगे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेहोश होते ही इनके मस्तिष्कों से मेरा तांत्रिक संपर्क टूट जाएगा, और ऐसा होते ही सभी मेरे संयुक्त तंत्र से आज़ाद हो जाएंगे। देखो नागराज, पेड़ों के तनों से इंसानों की आकृतियाँ अलग हो रही है। इन पर छाया हुआ तंत्र जाल टूट रहा है, लेकिन अब तक हमको ये पता नहीं चल पाया है कि ये सारा जाल किसका बिछाया हुआ था। इतने बेताब मत हो नागराज, तुमको जल्दी ही इस रहस्य का पता चल जाएगा। जब तुम्हारी गर्दन बलि बेदी पर होगी और मेरे हाथ में बलि कुठार होगा। और फिर गिरीश को क्या हुआ? ये भेड़िया मानव की और तस्वीरें खींच पाया या नहीं? अरे, और ये सारे लोग कौन हैं? वो सब भूल जाओ भारती, गिरीश की जान बच गई, यही बहुत है। तुम इन सब का डॉक्टर से चेकअप कराओ और ये भी पता लगाओ कि इन लोगों का नाम पता क्या है। तब तक मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। ओ गॉड, नागराज ने ये कैसा चक्कर चला दिया है जिसको देखकर मुझको भी चक्कर आने लगे हैं। अब तो इनके साथ साथ अपने लिए भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इंतजार करने के लिए शुक्रिया ध्रुव। अब हमको छानबीन करने के लिए जंगल के उसी स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर, अरे, इतनी ऊंचाई पर यह विशाल परछाई किस चीज की है? हे देव कालजयी, ये तो एक विशाल चिड़िया है, एक काला पक्षी, और ये हेलीकॉप्टर से टकराने जा रहा है। कूदो!
ये क्या चीज़ है? हेलीकॉप्टर के साथ साथ खुद भी नष्ट हो गया। ये कैसी मुसीबत है जो पलक झपकते आई और चुटकी बजाते चली गई? दीवार पर देखो नागराज, एक और परछाई। अब ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। छैया छैया बना रहा है ये परछाइयाँ। सही समझे, और इस बार मैं तुम्हारी बलि लेकर ही रहूँगा नागराज, और उसके बाद प्रकृति भी मेरे आगे घुटने टिकने पर मजबूर हो जाएगी। ओह, लगता है कि मुसीबत जंगल में खुद चलकर यहाँ पर आ गई है। ये परछाइयाँ त्रिआयामी बनकर हमारी तरफ बढ़ रही है। नागराज बचो, अगर ये त्रिआयामी परछाइयाँ हमसे टकरा गई तो हमारा हाल भी हेलीकॉप्टर जैसा होगा। अगर ऐसा है तो इन परछाइयों को हमसे पहले किसी और चीज़ से टकराना पड़ेगा, मेरे सर्प अवरोध से। इससे टकरा कर परछाइयाँ अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन अरे, न सर्प को कोई नुकसान पहुँचा और न ही सर्प परछाइयों को। ना तो सर्प नष्ट हुआ और ना ही परछाइयाँ। छैया छैया ने इन परछाइयों को खास तुम दोनों को खत्म करने के लिए ही पैदा किया है। ये किसी चीज़ से नहीं रुकेगी। अब ये और तुम एक साथ ही खत्म होगे। बड़ाम आश्चर्य है, ये परछाइयाँ तो किसी भी अवरोध से नहीं रुक रही और साथ ही साथ विनाश भी फैलाती जा रही है। अब हम क्या करें? परछाइयाँ अंधेरे का रूप होती है और अंधेरे को रोशनी से खत्म किया जा सकता है, और मेरे ध्वंसक सर्प अंधा करने वाली रोशनी पैदा कर सकते हैं। ध्वंसक सर्पों ने पूरे वातावरण को रोशनी से भर दिया और विनाशकारी परछाइयाँ रोशनी में गर्त हो गई। तुम्हारा ख्याल सही था नागराज, परछाइयाँ लाइट में गायब हो गई। ओह नहीं, इन पर तो रोशनी का कोई असर नहीं पड़ा। अब हम क्या करें? बस बचो, बचते रहो। हम ना हम तो किसी न किसी तरह से बच लेंगे नागराज, लेकिन हमको खत्म करने की कोशिश में परछाइयाँ विनाश फैलाती रहेगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता रहेगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। फिर क्या करें? इन परछाइयों को कैसे नष्ट करें? एक रास्ता बचा है, उसको भी आजमा कर देख लेते हैं। बिजली उड़ गई और चारों तरफ अंधेरा छाता चला गया। बस इतना ही दिमाग है तुझ में? तू क्या समझता है कि अंधेरे में परछाइयाँ तुम दोनों को देख नहीं पाएगी? ऐसा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मेरी मस्तक मस्तक मसाल से ही भरपूर रोशनी है। ओफ, नागराज कूदो, गटर में कूदो। तुम दोनों ने अपनी मौत खुद ही आसान बना दी है। गटर के संकरे गलियारों में तो बचने की जगह भी नहीं होगी। अब जल्दी ही अंदर से दोनों के धुएं में बदले शरीर हवा में तैरकर बाहर आते ही होंगे। अरे, काफ़ी समय बीत गया, ना तो अंदर से धुआं आया और ना ही चिल्लाने की कोई आवाज़। आह, तो तुम दोनों बच कैसे गए? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। पहले हमने परछाइयों को रोशनी से मारने की कोशिश की थी, जो हमारी भूल थी। तब हमको समझ में आया कि अंधेरे की रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे से ही खत्म करना चाहिए। जैसे पानी में पानी घुलकर एक हो जाता है, वैसे ही अंधेरी परछाइयाँ गटर के अंधेरे में घुल मिलकर एक हो गई और वो गायब हो गई। अच्छा किया जो तुमने मुझको ये राज बता दिया। अब मैं ऐसी सैकड़ों परछाइयाँ पैदा करूँगा जो मेरे जैसी अग्नि मस्तक वाली होगी। फिर अंधेरा उनको निगल नहीं पाएगा, लेकिन संख्या में सैकड़ों होने के कारण वे तुम दोनों को जरूर निगल जाएगी, और इस बार ये केवल तुमको नहीं बल्कि हर उस वस्तु को तबाह करेगी जिससे ये टकराएगी। अब देखना यह है कि पहले ये शहर तबाह होगा या तुम दोनों। हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कोई वार करने की कोशिश करोगे और हम उसके लिए तैयार हैं, है ना नागराज? बिल्कुल। छैया छैया के कुछ समझ पाने से पहले ही नागराज के ध्वंसक सर्प चमक उठे थे और छैया छैया के बंधे हाथों की परछाइयाँ उसके अपने शरीर पर ही छप गई थी, और हर वस्तु को नष्ट कर सकने वाली परछाइयाँ छैया छैया को भी निगलती चली गई। नागराज को बलि का बकरा बनाना आसान नहीं, खास तौर से जब ये लड़का ध्रुव इसके साथ है। मुझे अपनी चाल में थोड़ा सा कुछ जोड़ना पड़ेगा। दुश्मन को दोस्त बनाना होगा, उससे ही मदद लेनी होगी, नई चाल चलनी पड़ेगी। एक और मुसीबत टल गई नागराज, लेकिन अभी तक पेड़ों का रहस्य भी वहीं पर है। अब हम क्या करें? अब इस समस्या को दूसरे छोर से सुलझाना पड़ेगा। अब मैं पहले वापस जाकर गिरीश और दूसरे लोगों से पूछताछ करूंगा। शायद उनसे मुझे वो जानकारी मिल सके जो मुझको इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके।
कुछ भी पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना। बताना ही पड़ेगा ध्रुव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बगैर तुम्हारी मदद के इस रहस्य की तह तक पहुंच पाऊंगा। सही समझे नागराज, अब ध्रुव ही तुमको इस रहस्य की तह तक पहुंचाएगा और इसमें ध्रुव की मदद करूंगा मैं, तांत्रिक तंत्रा। सन 1983। ये आपको क्या सूझी बॉस कि आपने अच्छा खासा चलता हुआ संघाई सर्कस बंद कर दिया और सारे जानवर भी बेच दिए। देख चैंग, हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, सबसे बढ़िया निशानेबाज है, सबसे बढ़िया कलाबाज है। ये सब जान की बाजी लगाते हैं, पर उनको मिलता क्या है? अगर इसी का इस्तेमाल हम ठीक से करें तो शायद बैंक ऑफ चाइना का पूरा सोना लूट लें। आइडिया तो अच्छा है बॉस, क्या दूसरे कलाकार इसके लिए मान जाएंगे? वो तो पहले ही मान चुके हैं। तब तो सही है बॉस, यानी अब हमारा नाम संघाई सर्कस से बदल कर संघाई गैंग हो जाएगा। संघाई गैंग अच्छा नाम है, पर ऐसा धांसू आइडिया आपको आया कहाँ से बॉस? बस वो ऐसे ही आ गया। मत सच पूछो तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने ये आइडिया मेरी खोपड़ी में डाल दिया है। भगवान का नहीं शैतान का। तब तो ये काम भगवान का ही होगा, भगवान का नहीं शैतान का। बॉस, ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत लंबी कहानी है, 3 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।